बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का अगला चैप्टर सर्कल्स। ठीक है, ये बेसिकली मैं जो क्लास 10th का सर्कल्स होगा उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th का जो सर्कल होगा उसके ऊपर क्लास डिपेंडेंट होगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। ये बताओ मेरे को, सर्कल्स होता क्या है बेसिकली? कोई बता सकता है सर्कल्स क्या होता है? आप बता सकते हो? नहीं? सर्कल्स बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं। क्या? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कैसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स? ऐसे पॉइंट्स जो एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा फिक्स्ड दूरी पे रहें। ऐसे पॉइंट्स जो किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा एक फिक्स्ड दूरी पे रहें, तो ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो कर्व बनाते हैं, जो पाथ बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? सर्कुलर इन नेचर कहते हैं। बात समझ में आया? चलो फिगर से समझते हैं। एक सर्कल पहले बना देते हैं, उससे समझेंगे क्या सर्कल है। हाँ, अप्रोक्सीमेट सर्कल है। ठीक है, चलो एक फिक्स्ड पॉइंट मैं इसमें ले लेता हूँ ये। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो ये क्या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं? हाँ, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं। क्या सबकी दूरी इस फिक्स्ड पॉइंट से, इसको नाम देते हैं क्या? फिक्स्ड पॉइंट। ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट। इसी को क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। बात समझ आई क्या? चलो सेंटर का नाम मैं दे देता हूँ O से। अब ये बताओ कि इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या यहाँ से इस पॉइंट की दूरी और यहाँ से इस पॉइंट की दूरी सेम होगी? हाँ, बिल्कुल सेम होगी। क्यों? क्योंकि यही तो रेडियस है। पढ़ा है, यही तो रेडियस है। और यहाँ से क्या ये भी सेम होगा? हाँ, ये भी सेम होगा, यही तो रेडियस है। तो सेंटर से सर्कल पे कहीं भी अगर एक लाइन सेगमेंट बनाओ, सेंटर से सर्कल के सर्कमफरेंस पे कोई भी एक लाइन सेगमेंट बनाओगे, तो वो हमेशा क्या होगा? रेडियस के बराबर होगा, और वो उसकी दूरी जो होगी वो हमेशा फिक्स्ड होगी। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गया? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which are at a fixed distance from a fixed point and the fixed point is called as center. ठीक है, तो जो ये पॉइंट मिलके कर्व बनाएंगे, क्लोज्ड पाथ बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। बात समझ में आई क्या? चलो आगे देखो। अब सर्कल से जुड़े हुए कुछ जो टर्म्स हैं उसको देख लेते हैं, ध्यान से देखना। ये तो हो गया अपना सर्कल। इसके बाहर अगर मैं इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करूं, इस पॉइंट से बाहर सर्कल पे चलना स्टार्ट करूं, स्टार्ट किया और वापस इसी पॉइंट पे आ जाऊंगा, तो ये बेसिकली टोटल सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल कहलाता है। क्या कहलाता है? टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कहलाता है। चाहिए सर्कमफेरेंस क्या? सर सर्कमफेरेंस हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पढ़ा होगा बचपन में, बचपन की यादें याद है या नहीं याद है? चलो इसका रेडियस मैं ले लेता हूँ क्या? R। इसका रेडियस ले लेता हूँ R। तो हमने बचपन में पढ़ा था कि सर्कमफेरेंस जो होता है बेसिकली, ये जो सर्कमफेरेंस C होता है, ये 2πr होता है क्या? होता है। ये कहाँ से आया फॉर्मूला? देखो, ये दो जगह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। एक तो इंटीग्रल मेथड है, जो अभी आप लोग पढ़े नहीं होंगे, तो वो वैसे ही हवा नहीं लगेगा, जब बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो उसको छोड़ो। दूसरा क्या है? एक एक्सपेरिमेंट मेथड है। एक्सपेरिमेंट मेथड क्या कहता है कि हम नंबर ऑफ सर्कल्स लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 जितनी मन उतनी सर्कल्स ले लो। ठीक है, सर्कल्स ले लिया। अब क्या करो कि सर्कल्स को ड्रॉ करो। ड्रॉ कर लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। ठीक है, जितने मन चाहे उतने सर्कल्स ले लो, जितने मन उतने सर्कल्स ले लो। और इन सब का ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करो, और इनका डायामीटर कैलकुलेट करो। क्या करना है? इनका डायामीटर कैलकुलेट करना है। डायामीटर क्या होता है सर? ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का दुगना। अगर मैं एक और पॉइंट यहाँ से मिला दूँ बेसिकली ये, तो ये भी क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और इस AB को
इस ए बी को क्या मैं कह दूंगा, डायामीटर कह दूंगा, ठीक है। इस ए बी को मैं क्या कह दूंगा, डायामीटर कह दूंगा। तो किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालो और डायामीटर निकालो, तो हमेशा सर्कमफेरेंस बाई जो डायामीटर आएगा, हमेशा ये कितना आएगा, पाई आएगा। हमेशा किसी भी सर्कल के सी बाई डी क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा, पाई आएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, 3.14 अप्रॉक्स। पढ़े हैं पाई की वैल्यू, तो 9th वगैरह में भी पढ़े होंगे। चलो, तो सी बाई डी क्या होता है, पाई होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं, यहीं से मैं कह सकता हूं, देयरफॉर C इज इक्वल टू D इंटू पाई होगा। D की वैल्यू क्या है, 2r इंटू पाई। तो C कितना आ गया, C आ गया 2 पाई r। आ गया क्या, तो यहीं से सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल आया गया C इज इक्वल टू 2 पाई r। बात समझ में आई क्या। चलो आगे देखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है कि पाई r स्क्वायर होता तो है, बट ये आया कहाँ से, वो भी देख लेते हैं। ध्यान से। इसके लिए पहले मेरे को ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी होगी। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में उसे भी देख लेते हैं। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास है, ध्यान देना, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास है जिसका नामकरण मैंने कर दिया ABC, नामकरण कर क्या कर दिया ABC, ये मान लेते हैं क्या, परपेंडिकुलर है, ये मान लेते हैं बेस है, ये मान लेते हैं हाइट है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, हाइट नहीं हाइपोटेन्यूज है। तो मेरे को ये बताओ कि इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू मैं बता सकता हूँ क्या, इसको B डैश कर देना, ठीक है, क्योंकि B ऑलरेडी यूज कर रहा है। तो इसका अगर मैं एरिया का बात करूँ, एरिया का ध्यान देना, तो एरिया होता क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ये तो होता है। तो यानी कि हाफ AB इंटू CB, ये तो होगा, यानी हाफ इंटू B डैश इंटू P, यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, इंटू इसमें और एक इंटू आता है टर्म जो कि हम लिखते नहीं है, क्या, साइन थीटा। क्या आता है, साइन थीटा। ध्यान रखना इस फैक्टर को, क्या आता है, साइन थीटा। ये लिखते क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, साइन की वैल्यू साइन 90 है। साइन 90 कितना होता है, कल ही पढ़े थे, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे साइन थीटा नहीं लिखते हैं। तो बेसिकली अगर अब हमें देखना होगा एरिया ऑफ कोई भी ट्रायंगल, अगर सपोज कर लो कि अब ये दिया हुआ, ये एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है, ये A दिया है, ये B दिया है, ये थीटा दिया है, तो क्या इसका एरिया बता सकते हैं। इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू A इंटू B इंटू साइन थीटा। क्यों A इंटू B इंटू साइन थीटा की है, ये वाला साइड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी तो देखो P और B के बीच में तो एंगल 90 बन रहा था, तभी तो P और B के बीच वाला एंगल ले रहे थे। उसी तरह A और B के बीच में तो एंगल थीटा बन रहा है, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा हाफ AB साइन थीटा। होगा क्या, होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है क्या, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालें, ध्यान से सुनना, बस खाली सुनोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, एक बहुत छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ इस सर्कमफेरेंस में, बहुत छोटा सा, ठीक है, बहुत ही छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत छोटा सा। ये जो है टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, ये क्या है, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, मतलब जीरो नहीं है लेकिन हाँ जीरो के बहुत करीब है। तो मेरे को ये बताओ ये कितना होगा, ये R होगा क्या, ये क्या होगा, ये भी R होगा। ध्यान देना, मैं इन दोनों के बीच का एंगल ले लेता हूँ थीटा, क्या ले लेता हूँ, थीटा। ये A है, ये B है। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिखे। ये सेंटर था, ये मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। ये क्या है R, ये क्या है R, ये क्या है थीटा। ये क्या, ये O था, ये A था, ये B था। अब मेरे को ये बताओ कि क्या ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। हाँ ये ट्रायंगल तो दिख रहा है सर। अगर ट्रायंगल दिख रहा है तो क्या एरिया नहीं पता, बिल्कुल पता है। तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया, इसका एरिया का अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा हाफ R स्क्वायर इंटू साइन थीटा। यही होगा क्या, यही होगा, यही होगा। इस थीटा को नाम दे दो क्या, थीटा 1, थीटा 1। इस थीटा को नाम दे दिया थीटा 1।
तो ये क्या हो गया थीटा 1। चलो आगे बढ़ो। अब मेरे को ये बताओ कि साइन 0 कितना होता है? साइन 0 तो सर 0 होता है, बिल्कुल। साइन 0 क्या होता है? ध्यान से सुनना, साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। तो क्या साइन थीटा थीटा के बराबर नहीं होगा? साइन 0 0 होता है, तो क्या मैं साइन ऑफ डब्बा इज इक्वल टू डब्बा नहीं रख सकता? ये भी तो डब्बा था, ये भी डब्बा था। कब? जब थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो, थीटा लगभग लगभग 0 के बराबर हो। जब थीटा 0 के बराबर हो लगभग लगभग, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा होता है। क्या होता है? थीटा होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा 1। बात समझ में आई क्या? ये बहुत ही छोटे पार्ट का एरिया आ गया। अब ऐसे बहुत सारे पार्ट्स बने होंगे, हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ पार्ट्स बने। अगर n नंबर ऑफ पार्ट्स बने, तो अब जो एरिया ऑफ सर्कल आएगा, ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ सर्कल जो आएगा वो बेसिकली क्या होगा? इन सारे छोटे छोटे ट्रायंगल्स के एरिया का सम होगा, वही तो होगा। यानी कि हाफ आर स्क्वायर थीटा 1 प्लस हाफ आर स्क्वायर थीटा 2 प्लस ये कहाँ तक चला जाएगा? ये आखिरी टर्म हाफ आर स्क्वायर थीटा n तक जाएगा। जाएगा क्या? क्योंकि हमने मान लिया कि ये n पार्ट्स में बटे हुए हैं। अच्छा, तो अब क्या करें सर? अब देखो क्या सब में हाफ आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हाफ आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच गया? थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा सर थीटा n तक जाएगा। क्या ये तो एज इट इज तो हाफ आर स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस थीटा 5 प्लस थीटा 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 n। अगर यहाँ तक आ गया तो कितना एंगल बनाया? 360 डिग्री बनाया, बना दिया। 360 डिग्री को ही अगर मेरे को रेडियन में लिखना हो तो ये कितना एंगल होता है? 2 पाई ही तो होता है, पढ़े हैं? 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होता है। ये कन्वर्जन है, ये डिग्री में है, ये रेडियन में है। तो 360 डिग्री, इसकी जगह 360 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई लिख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या याद रखना है इसमें बस यही याद रखना है कि पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है, पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 180 के बराबर होती है। अगर पाई रेडियन की वैल्यू 180 के बराबर होती है तो 2 पाई किसके बराबर हो जाएगी? 360 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे जब 360 आ रहा था तो 2 पाई लिख दिया। जैसे ही 2 पाई लिखा, क्या ये 2 गया? हमारे पास बचा क्या एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। क्या आ गया एरिया ऑफ सर्कल? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े? चलो सर्कमफरेंस देख लिया, एरिया देख लिया, पता लग गया सब? कुछ नहीं है, बस ध्यान से सुनना है। लेक्चर को ध्यान से अगर सुनोगे तो सब कुछ अपने आप आता चला जाएगा। ध्यान से नहीं सुनोगे तब तो भाई दिक्कत होगी। ठीक है, तो लेक्चर को सिर्फ क्या करना है? ध्यान से सुनना है। ये बार बार ध्यान क्यों मैं बोलता हूँ कि ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो? क्योंकि ध्यान एक ऐसा शब्द है, अगर आप इसको पा लिए ध्यान को तो कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में। अरे बड़े बड़े लोग क्या करते थे? ध्यान ही तो लगाते थे। गौतम बुद्ध क्या किए? ध्यान ही तो लगाए। शिव जी क्या करते थे? शिव जी क्या करते हैं? ध्यान तो लगाते हैं। तो आपको क्या करना है? बस अभी ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ये सर्कल है, रेडियस पता लग गया, डायमीटर पता लग गया, सब पता लग गया। अगर सर्कल पे ध्यान दीजिएगा, अगर सर्कल के बाहर बाहर कोई एक लाइन हो, सर्कल के बाहर बाहर कोई एक लाइन हो, तो इसको बेसिकली क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ये सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। आगे चलो, अगर कोई सर्कल को बाहर बाहर, अगर कोई सर्कल को बाहर बाहर किसी एक पॉइंट पे
टच करता हुआ चला जाए, अगर कोई एक लाइन सर्कल को बाहर बाहर किसी एक पॉइंट पे टच करता हुआ चला जाए, कहाँ जाए, कहीं भी जाए, उसमें क्या मतलब, सर्कल को टच करता हुआ अगर चला गया तो ऐसे लाइन को हम क्या कहेंगे, बिल्कुल ऐसे लाइन को हम टेंजेंट कहेंगे। जो लाइन सर्कल को बाहर बाहर टच करते हुए चला जाए उसको क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, यही लाइन सेम है, देखो पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया। इसी सेम लाइन को अगर मैं अंदर अंदर ले जाऊं, अगर मैं अंदर अंदर ले जाऊं, यानी कि जब वो सर्कल को दो जगह काटे, क्या करे, दो जगह काटे, तो इसका नाम क्या होता है, इसको हम सीकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। ठीक है, टेंजेंट पता लग गया, टेंजेंट सर्कल को टच करता हुआ जाएगा, टी से टेंजेंट, टी से टेंजेंट, टी से टच, तो टेंजेंट हमेशा टच करता हुआ जाएगा और सीकेंट हमेशा काटता हुआ जाएगा सर्कल को। सर्कल को कितने जगह काट सकता है, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे काटेगा। ठीक है, तो ऐसे लाइन को क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। अच्छा, कुछ लाइन सेगमेंट भी होंगे, लाइन सेगमेंट। सर ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट मतलब ऐसे लाइन जिनका लेंथ डिफाइन हो। अब जैसे इनका क्या लेंथ डिफाइन है, नहीं है, क्योंकि एरो लगा हुआ है, मतलब ये जा ही रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं हमें भी नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसे जा रहे हैं। अब इसी लाइन का अगर मैं लेंथ डिफाइन कर दूं यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज सी डी, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को, ऐसे लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। बात समझ में आई क्या, ऐसे लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। टेंजेंट टच करता हुआ जाएगा, सीकेंट काटता हुआ जाएगा, कॉर्ड सर्कल के अंदर अंदर ही रहेगा। अच्छा, तो क्या डायामीटर जो है, डायामीटर ये भी कॉर्ड है, बिल्कुल कॉर्ड है। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायामीटर जो है बेसिकली वो कॉर्ड का सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज डायामीटर। इसका नाम क्या था, डायामीटर, यही था डायामीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि एक सर्कल है अपने पास दिया हुआ है, एक सर्कल है अपने पास, एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट इनसाइड, अगर मेरे को पॉइंट दिया हुआ है इनसाइड दी सर्कल, कहाँ, सर्कल के अंदर, तो क्या हम यहां से कोई टेंजेंट बना सकते हैं सर्कल पे? इस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट बनाना चाहूँ तो क्या कोई टेंजेंट बनेगा? नहीं सर, ये तो काटेगा बस खाली सर्कल को, कहीं भी टच करता हुआ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो सब इसको काटेंगे। काटेंगे क्या? तो अगर इनसाइड पॉइंट है तो हमारे नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो होंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो होंगे ये कितने होंगे? बिल्कुल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। अच्छा, यही चीज अगर मैं कहूँ कि एक सर्कल दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, एक सर्कल दिया हुआ है और इसके सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट है। कहाँ है? सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट है। सपोज यहाँ पे ये पॉइंट है, सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट है, तो इससे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? चलो बना के देख लेते हैं। एक लाइन होगी कुछ जो ऐसे जा रही होगी, यही तो होगी, और ये पॉइंट था, तो इससे और कोई टेंजेंट बना सकते हैं क्या? इससे अगर मैं और कहीं भी बनाऊं तो देखो वो या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, तो बेसिकली सर्कल को काटेगा। ठीक है, तो अगर सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है यानी ऑन द सर्कल, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे अपने? सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे। ठीक है, यही मैं कह दूं कि फिर से सर्कल दिया हुआ है, सर्कल, और एक पॉइंट दिया हुआ है आउटसाइड दी सर्कल, आउटसाइड, यहां से कितने टेंजेंट बना सकते हैं? बना के देखो, एक तो बन जाएगा ये, और कोई बनेगा क्या? हाँ, एक तो बन जाएगा ये, यही तो बनेगी, और कुछ भी बनेगा? हैं? यही 2 बनेंगे या और कुछ भी बनेगा? यही 2 बनेंगे, इसके सिवाय कोई भी पॉइंट अगर लेंगे, सपोज यहां से लेते हैं
इस सर्कल को काटेगा, यहाँ से कोई भी लेते हैं तो सर्कल को काटेगा। तो अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, कहाँ, आउटसाइड सर्कल, तो इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने बनेंगे, बिल्कुल 2 बनेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो बनेंगे इस केस में 2 बनेंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। ले लिया, तो हमने क्या पढ़ लिया, टेंजेंट पढ़ लिया, सेकेंड पढ़ लिया, कॉर्ड पढ़ लिया, डायमीटर पढ़ लिया। अगर इनसाइड पॉइंट दिया हुआ तो कितने टेंजेंट बनेंगे, ऑन द सर्कल दिया है तो कितने टेंजेंट बनेंगे, आउटसाइड द सर्कल दिया है पॉइंट तो कितने टेंजेंट बनेंगे, सर्कल की डेफिनेशन पढ़ ली, ये सब चीज़ पढ़ लिया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये बताओ, चलो पहले इसको रख कर दूं। अब कुछ थ्योरम्स दिए हैं सर्कल के, उनको देख लेते हैं, ठीक है। कुछ थ्योरम्स जो दिए हैं उनको देख लेते हैं। चलो थ्योरम्स भी देख लेते हैं भाई, थ्योरम्स क्या कहते हैं सर्कल से। 10th में सिर्फ 2 ही थ्योरम है, ज़्यादा थ्योरम नहीं है, ठीक है। तो थ्योरम को एज अ प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे कहाँ, क्वेश्चंस में, ठीक है। थ्योरम को एज अ प्रॉपर्टी यूज कहाँ करेंगे, क्वेश्चंस में। चलो, तो पहला थ्योरम ये कहता है कि किसी भी सर्कल पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, किसी भी सर्कल पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और उस टेंजेंट पे रेडियस से एक लाइन डालता हूँ, रेडियस से एक लाइन डालता हूँ, तो वो रेडियस वाला लाइन जो होगा बेसिकली टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मतलब ये अगर सर्कल है, ये अगर टेंजेंट है, ये अगर सेंटर है, तो सेंटर से अगर मैं टेंजेंट पे कोई एक लाइन डालता हूँ, सेंटर से टेंजेंट पे कोई एक लाइन डालता हूँ जो कि वहाँ पे मिले जहाँ पे सर्कल पे टेंजेंट बना रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है कि अ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, अ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये रेडियस है ना, ये क्या है, ये रेडियस है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, कहाँ, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, वो पॉइंट सर्कल पे जहां पे एक लाइन उसको टच करता हुआ जाए, वही क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आगे पढ़ेंगे इसी को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी। अगर ये रेडियस हम नहीं देखें यहाँ पे, तो बेसिकली इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहेंगे। ये है क्या, यही तो टेंजेंट है। हमें प्रूफ करना है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, यही प्रूफ करना है कि ये जो रेडियस है ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। कैसे प्रूफ करें, पहले तो ये देख लो, अगर ये टेंजेंट है ना, अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाला लाइन हमेशा उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल। ये किसका नॉर्मल है, टेंजेंट का ही नॉर्मल है, नॉर्मल ऑफ द टेंजेंट, नॉर्मल ऑफ द टेंजेंट। बात समझ आई क्या, कोई भी लाइन का अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन है, सपोज मैं ये लाइन दे रहा हूँ, ये लाइन दे रहा हूँ, ये ए बी है, ये सी डी है, ये परपेंडिकुलर है, तो मैं कह सकता हूँ कि सी डी जो है वो ए बी का क्या है, नॉर्मल है। सी डी जो है वो ए बी का क्या है, नॉर्मल है। बात समझ आई। वैसे इसमें क्या मैं कहूँगा, ये नॉर्मल है किसका, टेंजेंट का नॉर्मल है। चलो अब दिखाते हैं, हमें दिखाना है कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो परपेंडिकुलर होता है। अगर कोई एक लाइन है, सपोज यहाँ पे एक लाइन है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ,
मेरे को इस लाइन तक पहुंचना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा बताओ, ये होगा या ये होगा या ये होगा। जाहिर सी बात है ये तो हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस है, चलिए परपेंडिकुलर वाला जो होगा यही लाइन जो होगा ये वाला शॉर्टेस्ट होगा। होगा क्या? तो जब भी मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात करूंगा तो तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव कर दूं, इस परपेंडिकुलर वाले को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव कर दूं तो क्या काम बन जाएगा? बिल्कुल काम बन जाएगा सर। चलो फिर देखते हैं, मैं कोई एक पॉइंट लेता हूं, कोई एक पॉइंट लेता हूं जो कि इस सर्कल के बाहर हो और टेंजेंट पे लाई करे, इस सर्कल के बाहर हो और टेंजेंट पे लाई करे। चलो ध्यान से देखना, ये देखिए, ठीक है। अब ये बताओ यहां से यहां तक तो रेडियस है, यहां से यहां तक सपोज x है, तो ये रेडियस से तो ज्यादा आ रहा है ना? हाँ रेडियस से ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल सर। फिर मेरे को बताओ, मैं कोई और पॉइंट लेता हूं यहां पे, ये फिर यहां से यहां तक आ रहा है, सपोज इसको क्या भाई, तो ये भी तो रेडियस से ज्यादा है। हाँ सर ये भी रेडियस से ज्यादा है। तो कोई भी पॉइंट अगर टेंजेंट पे ले लोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट छोड़ के, तो वो सारे पॉइंट जो है बेसिकली सर्कल के बाहर हैं। अगर सर्कल के बाहर हैं तो रेडियस से ज्यादा ही आएंगे। बात समझ में आएगा? अब ध्यान से देखो, अगर ये रेडियस से ज्यादा है, अगर ये रेडियस से ज्यादा है, ध्यान से सुनना, रेडियस से ये क्या है? ज्यादा है। रेडियस से ये भी क्या है? ज्यादा है। जैसे जैसे मैं इसको पास ले जाऊं, जैसे जैसे मैं इसको पास ले जाऊं, ये रेडियस के बराबर होने को चल रहा है, रेडियस के बराबर होने को चल रहा है। तो इसमें से मैं जितने भी अगर पॉइंट ले लूं, सपोज ये ले लूं या ये ले लूं या ये ले लूं, तो इन सारे पॉइंट्स में, इन सारे पॉइंट्स में मेरे को अगर टेंजेंट पे पहुंचना है, टेंजेंट पे पहुंचना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? सर जाहिर सी बात है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला जो लाइन बन रहा है वही शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। अगर वही शॉर्टेज डिस्टेंस है तो क्या मैं कह सकता हूं कि r जो है वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के? बिल्कुल कह सकता हूं कि r जो है वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के। ये बेसिकली हमने क्या किया? प्रूव कर दिया। बात समझ आई क्या? सिर्फ और सिर्फ क्या करना था इसमें? देखना था कि सारे डिस्टेंस जो है क्या वो रेडियस से ज्यादा आ रहे हैं। हाँ अगर वो रेडियस से ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सा होगा? इस लाइन तक पहुंचने के लिए, इस लाइन तक पहुंचने के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस यहां से अगर मैं देखूं तो ये परपेंडिकुलर वाला ही होगा सर। बात समझ में आ गई? चलो समझ में आ गई, आगे बढ़े, आगे देख लेते हैं। ये बताओ मेरे को दूसरा थ्योरम क्या कहता है? ये तो थ्योरम 1 था, तो थ्योरम 1 क्या कहा? थ्योरम 1 ये कहा कि द टेंजेंट of a circle is always perpendicular to the radius of the circle through the point of contact। ठीक है, चलो दूसरा थ्योरम देखते हैं। दूसरा थ्योरम क्या कहता है? सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी से देख लेना थ्योरम, प्रूफ यहां से समझ लो। ठीक है, कॉपी में अगर उतारना होगा तो एनसीईआरटी से उतार लेना, उतारना ही क्या, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। आगे बढ़ो। फिर दूसरा थ्योरम क्या कहता है? दूसरा थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल दिया हुआ है, अगर हमारे पास कोई एक सर्कल दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि बाहर है सर्कल के, जो कि क्या है? बाहर है सर्कल के, तो यहां से जाहिर सी बात है कि दो टेंजेंट बनेंगे, बिल्कुल दो टेंजेंट ही बनेंगे सर। एक टेंजेंट तो ये बन गया, दूसरा टेंजेंट ये बन गया। बन गया क्या? बन गया। अब इसका नामकरण कर दो। सर्कल था तो इसका सेंटर दे दो क्या? O, इसका पॉइंट दे दो P, इसका नाम दे दो T1 टेंजेंट 1, इसका नाम दे दो टेंजेंट 2 T2। बात समझ में आई क्या? और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनका भी कुछ नाम दे दो, इनका भी नामकरण कर देते हैं। अगर इनका नामकरण करें तो ये A दे दो और ये B दे दो। बात समझ आई? तो दूसरा थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई एक पॉइंट है जो कि सर्कल के बाहर है तो वहां से सर्कल पे दो टेंजेंट बनेंगे, जो कि हमने पहले ही पढ़ रखा है। आगे ये कहता है कि अगर ये दो टेंजेंट बन रहा है तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? हमेशा बराबर होगी। ठीक है, इफ अ पॉइंट इज गिवन आउटसाइड द सर्कल देन फ्रॉम दैट पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट अ सर्कल ऑफ सेम लेंथ। तो हमें बस खाली ये दे दिया है कि ये दोनों टेंजेंट है, हमें प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या है? सेम है। सब लेंथ निकाले कैसे? ये तो टेंजेंट तो जा ही रहा है, ये भी टेंजेंट जा रहा है, कौन सी लेंथ निकाले?
तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट होता क्या है। बेसिकली जिस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक टेंजेंट जाता है, इस पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, अगर इसका देखो तो ए था, तो ये जो पी ए जो होगा ये इसका क्या होगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगा। बात समझ में आई क्या? तो पी ए एंड दूसरा क्या है पी बी, यही क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। बात समझ आई क्या? यही क्या है, लेंथ है। टेंजेंट की लेंथ क्या हो जाएगी, पी ए और पी बी। तो हमें यही क्या दिखाना है, यही दिखाना है कि पी ए पी बी बराबर है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, पी ए बराबर पी बी है। अब ध्यान से देखो, पी ए बराबर पी बी में कैसे दिखाऊंगा, जब तक दो ट्रायंगल नहीं बना पाऊंगा तब तक सीपीसीटी से पी ए पी बी बराबर नहीं दिखा पाऊंगा। तो दिमाग में तो आ ही गया होगा, बिल्कुल सही बात है। तो करना क्या है, बस खाली एक ट्रायंगल बना, दो ट्रायंगल बना लो। एक लाइन जब अपने से बनाओगे तो दो ट्रायंगल ऑटोमेटिक दिख जाएंगे। दिख गया क्या, एक ऊपर एक नीचे। जैसे ही दोनों को कॉन्वेंट प्रूव करूंगा, सीपीसीटी से ऊपर वाला नीचे के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ मेरे को, क्या ये 90 डिग्री होगा और क्या ये भी 90 डिग्री होगा? ये कैसे 90 डिग्री होगा सर? अभी तो पढ़ा बाबू, क्या पढ़ा, यही तो पढ़ा कि कोई भी रेडियस से अगर मैं एक लाइन डालता हूं टेंजेंट पे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना एंगल बनाएगा, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। बनाएगा क्या? बिल्कुल बनाएगा। अच्छा ये रेडियस आर होगा, ये भी रेडियस आर होगा, होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। तो अब सीधे सीधे देख लो, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, क्या AO बराबर BO है? AO बराबर BO क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। अच्छा क्या एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO है? हाँ है। कितना है? राइट एंगल है क्या? बिल्कुल है। अच्छा क्या इसमें PO कॉमन है? PO बराबर OP कॉमन है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिख गए? बिल्कुल दिख गए। कैसे? एक तो सर राइट एंगल आ गया, एक क्या आ गया, राइट एंगल आ गया, और एक सर हाइपोटेनस आ गया, हाइपोटेनस, एक कोई दूसरा साइड आ गया। तो RHS से मैं कह सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल जो है PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, PBO। कौन से रूल से? तो RHS से। ठीक है। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो क्या CPCT से इनके साइड्स नहीं बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे सर। PA बराबर क्या होगा, PB होगा। देयरफॉर PA बराबर PB कैसे, CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चलो समझ में आया क्या किया? अगर दोनों साइड इक्वल दिखाना है तो दो ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही दोनों CPCT से बराबर आ जाएंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। तो थ्योरम 1 क्या कहता था कि रेडियस से अगर कोई भी लाइन डाल रहे हैं तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। दूसरा ये कहता है कि अगर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है सर्कल के बाहर, तो वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो सर्कल पे, और वो दोनों टेंजेंट्स का लेंथ हमेशा बराबर होगा। अच्छा और क्या कह सकते हैं, और कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। दूसरा चीज ये कह सकते हैं कि एंगल में कह सकता हूं APO, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO होगा, इज इक्वल टू एंगल BPO होगा। रीजन क्या फिर से? CPCT होगा क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ध्यान में, जैसे ही मैं कहा ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो बेसिकली PO क्या है? PO एंगल बाइसेक्टर है। PO एंगल APB का एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि आधा पार्ट में बांट रहा है, बराबर पार्ट में बांट रहा है। तो जो सेंटर होगा वो हमेशा इस एंगल के, ध्यान देना, सेंटर जो होगा हमेशा इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर पे ही लाई करेगा। ठीक है, इसको ध्यान से लिख लेना कॉपी में अभी कि जो सेंटर होगा वो एंगल APB के एंगल बाइसेक्टर पे ही लाई करेगा। लिख लिया गया? समझ में आया? चलो कोई दिक्कत तो नहीं हुई? चलो वो नहीं क्या था इसमें, कुछ था ही नहीं। अभी इसमें कहाँ कुछ था, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है, ऐसे ही मैथ चलता रहेगा। बस खाली आपको क्या करना है, ध्यान लगा के सुनना है, सुनते रहोगे
तो सब अपने आप खत्म होता जाएगा, ठीक है। नहीं सुनोगे तो पूरी तरह से खत्म होता जाएगा। चलो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। दो ही थ्योरम थे और तो कोई थ्योरम है नहीं, अब थ्योरम तो नहीं है। तो अब क्या किया जाए, कुछ देख लेते हैं। बेसिकली क्या देखें, एक चीज आपको बता देता हूं मैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जब सर्कल पढ़ गए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ लेते हैं। अगर सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बने, सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बने, या फिर कह सकते हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके चारों पॉइंट्स जो हों, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके चारों पॉइंट्स जो हों वो अगर सर्कल पे हैं, अगर सर्कल पे हैं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को यहाँ पे ए बी सी डी को क्या कहेंगे? इनका स्पेशल नाम दिया गया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बात समझ आई क्या? क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इनकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है? अभी ये तो सोचना पड़ेगा। नाम अगर कुछ खास है तो कुछ खास प्रॉपर्टी भी होगी। खास प्रॉपर्टी ये कहता है कि अपोजिट एंगल्स का सम, अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ आएगा? यही है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत है। अब ध्यान से देखो, क्या इसमें भी इसका सम 180 है? हाँ सर, एक अपोजिट का तो मिल गया। अगर दूसरे अपोजिट का मिल जाए तो तुरंत मैं कह दूंगा कि यहाँ से पास होता हुआ एक सर्कल बन जाएगा। बन जाएगा क्या? बिल्कुल। अब ये बताओ, जब इसका सम 180 है, क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है, तो बचा कितना? 180 तो बचा। इन दोनों का सम 180 है, क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है, तो बचे हुए दोनों क्या होगा? 360 माइनस 180, यानी कि इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ए पी बी ओ जो है वो भी क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अच्छा, कैसे सर? तो इसके बाहर बाहर एक सर्कल बनेगा। सर्कल कैसे बनेगा सर? कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ऐसे कुछ बन जाएगा। तो क्या वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अब चमक गया? चमक गया सर। तो इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार। सीधे यहाँ का एंगल दे देगा और कहेगा ये एंगल बताओ, तो सीधे क्या करना है? अगर ये 110 डिग्री 110 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना बनाएगा? 70 डिग्री बनाएगा। अगर ये पूरा 70 डिग्री, ये पूरा 70 डिग्री, 70 डिग्री, ऊपर वाला पूछ रहा है, ऊपर वाला, तो ये पूरा 110 110 110 का आधा 55 55 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन 50 में सॉल्व होते हैं, ठीक है। बस प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है। अगर ध्यान में है तो चैप्टर क्या है? खत्म है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले चैप्टर पे। ओके बाय।